अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल सैलरी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2025। अगर आपकी सोर्स ऑफ इनकम सैलरी है तो आज हम देखेंगे कि आप टैक्स ईयर 2025 में इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल करेंगे। तो सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले एबीआर के पोर्टल पे जाऊंगा। तो एबीआर के पोर्टल पे जाने के लिए सबसे पहले गूगल पे चलूंगा जी। तो गूगल पे आने के बाद सर्च करूंगा जी आईआरएस एफबीआर। तो आईआरएस एफबीआर सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, जो पहला लिंक आएगा आपके पास, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो जी ये आपको इस लिंक पे ले आएगा irs.fbr.gov.pk। अच्छा, जैसे ही आप आईआरएस की वेबसाइट पे आएंगे आपके पास ये पॉपअप आ रहा होगा आईआरएस लॉगिन ऑथेंटिकेशन। तो इसके साथ ये क्रॉस का बटन बना हुआ है, सिंपली इसको क्लोज कर लेता हूँ जी। तो ये डैशबोर्ड आ जाएगा मेरे पास। तो अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो सिंपली आप अपने इधर लॉगिन क्रेडेंशियल्स देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर में आपका सीएनसी आ जाएगा और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने एनटीएन बनाया होगा। तो जब आप एनटीएन बनाते हैं तो आपको लॉगिन क्रेडेंशियल रिसीव हो जाते हैं जिसमें आपका पासवर्ड होता है और आपका पिन होता है। तो इंडिविजुअल के केस में रजिस्ट्रेशन नंबर में उसका सीएनसी आ जाएगा विदाउट डैशेस और पासवर्ड में आपका पासवर्ड आ जाएगा जब आपने साइन अप किया होगा, जब आपने अपना एनटीएन बनाया होगा या आपने जब सब्सिक्वेंटली अपना पासवर्ड जो है वो चेंज किया होगा। तो आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स ऐड कर लेता हूं जी। तो ये मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगा लिए। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है प्लीज रीसेट योर पासवर्ड हैज बीन एक्सपायर्ड। अच्छा जी, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि लेटेस्ट एक चेंज आई थी कि आपने आफ्टर 60 डेज जो है ना अपना पासवर्ड चेंज करना है। अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे तो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे। तो पासवर्ड चेंज करने का क्राइटेरिया क्या है जी? एंटर ओल्ड पासवर्ड। सबसे पहले आपने ओल्ड पासवर्ड देना है जो आपका पहले वाला पासवर्ड था, और उसके बाद आपने कोई सा भी जो नया पासवर्ड है वो रख लेना है। तो जनाब अपना ओल्ड पासवर्ड ऐड कर देता हूँ जी। उसके बाद वो कह रहा है जी एंटर न्यू पासवर्ड। तो ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें जो न्यू पासवर्ड है वो ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने न्यू पासवर्ड ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कंफर्म न्यू पासवर्ड। तो ऊपर जो आपने नया पासवर्ड रखा है इधर आप रीटाइप कर देंगे। तो दोबारा न्यू पासवर्ड ऐड कर लेता हूं जी। तो जी ये मेरा ओल्ड पासवर्ड आ गया, न्यू पासवर्ड आ गया, और मैंने जो न्यू पासवर्ड है उसको कंफर्म कर दिया। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है सक्सेस पासवर्ड हैज बीन रीसेट। तो जो आपका नया पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है। तो अब जब आपने लॉगिन करना है तो आपने नया पासवर्ड ऐड करना है। तो जी नया पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। तो जी रजिस्ट्रेशन नंबर में मेरा सीएनसी आ गया, नीचे मैंने पासवर्ड लिख दिया। इसके बाद सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा मेरे पास आईआरएस का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है जी फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, एंड सब्सिक्वेंटली मेरे पास ऑप्शन आ रहा है जी इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन करने के लिए आप इधर भी क्लिक कर सकते हैं जी, नॉर्मल रिटर्न। और ये जो दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है जी इंट्रोड्यूसिंग सिंप्लीफाइड आईटी रिटर्न फॉर नॉन बिजनेस इंडिविजुअल्स, इधर भी क्लिक करके आप अपनी रिटर्न ओपन कर सकते हैं। तो जी पहले वाला ऑप्शन ऑप्ट करूंगा, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, और ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के नीचे आ रहा है नॉर्मल रिटर्न, तो इधर क्लिक करूंगा जी। अच्छा जी, जैसे ही मैंने नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया तो मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया जी, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी। जो पर्सन होगा जिसके क्रेडेंशियल्स देके हमने लॉगिन किया उसका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा। टैक्स पीरियड सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया जी 2025। और टैक्स पीरियड हमारा यूजली स्टार्ट होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 99% केसेस में जो आपका टैक्स ईयर होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून को। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन साइन अप करता है आईआरएस पे, अपना एंट्री बनाता है, तो उसका जो टैक्स पीरियड है वो ऑटोमेटिकली जुलाई से जून एंड होगा। ये जो नीचे हमारे पास टैक्स पीरियड आ रहा है 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये मेरा टैक्स पीरियड सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा जी। तो कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो ये जी मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो गया, आईआरएस 2.0 इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2025। तो जी ये साइड पे जितने भी आपके पास टैब्स आ रहे हैं ये आपने फुलफिल करने हैं। सबसे पहले हम खड़े हैं जी स्टार्ट पे, ये देखें स्टार्ट पे हम खड़े हैं और स्टार्ट के साथ ये जो है राउंड सर्कल आ रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे ये सारे जो है व्हाइट होते जाएंगे। अच्छा जी, वो कह रहा है स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। दी टैक्स ईयर 2025 साइकिल रन्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। दी डेडलाइन फॉर फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न इज 30 सितंबर 2025। अच्छा जी, आगे वो हमें बता रहा है कि जो टैक्स ईयर 2025 की रिटर्न है उसका टैक्स पीरियड स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2024 से और एंड होगा 30 जून 2025 पे, और इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2025 आ रही है। वर यू प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। क्या आप पाकिस्तान में 183 डेज या इससे ज्यादा मौजूद थे या नहीं? अगर आप 183 डेज या मोर पाकिस्तान में मौजूद थे तो इसका मतलब यह है कि आप रेजिडेंट हैं। अगर आप रेजिडेंट है तो आप फिर रेजिडेंट वाली रिटर्न फाइल करेंगे। तो क्योंकि हम सैलरीड इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ऐसे इंडिविजुअल की जो पाकिस्तान में रिजाइड कर रहा है, वो पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो वो पाकिस्तान में प्रेजेंट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 183 डेज और मोर। तो आपने क्या करना है, आपने ये नीचे दो ऑप्शंस आ रहे हैं यस और नो,
तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जी यस को, तो यस पे क्लिक करता हूँ। नीचे ऑप्शन आ रहा है जी कंटिन्यू, तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें, ये जो पहला टैब था स्टार्ट वाला, ये मेरा टिक हो गया। सेकंड टैब आ रहा है जी इनकम सोर्सेज। आवर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू रिसीव्ड इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025 फ्रॉम द प्री सिलेक्टेड सोर्सेज बिलो। अच्छा जी, जो एफबीआर का रिकॉर्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि मैंने 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक सैलरी इनकम मैंने अर्न की है, और दूसरी मैंने की है प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट। मेरा सेविंग अकाउंट था, तो मेरे बैंक पे जो पैसे पड़े हुए थे उस पर प्रॉफिट लगा। और दूसरा मेरी इनकम है जी सैलरीड इनकम। ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड कर दिया। अगर मेरी सैलरी इनकम है और वो 50,000 से ऊपर जा रही है, तो जो मेरा इंप्लॉयर है वो टैक्स डिडक्ट करके एफबीआर के रिकॉर्ड में डिपॉजिट करवा रहा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरा सेविंग अकाउंट है, तो जब मेरे अकाउंट में पैसे लग रहे होंगे, तो जो बैंक है मेरे भी यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा रहा होगा। तो इस वजह से ये मेरी दोनों सोर्सेज ऑफ इनकम के रिकॉर्ड जो है एफबीआर के रिकॉर्ड में आ रहे हैं। अब ये देखें, सैलरी सिलेक्टेड है, आप इसको डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपका प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट है, आप इसको डीसिलेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये जो आपका सिंप्लीफाइड रिटर्न का फॉर्म है, ये सैलरी इनकम के लिए, पेंशन इनकम के लिए, आपकी रेंटल इनकम के लिए। इसके अलावा अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, फॉरेन इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, आपकी अदर सोर्स इनकम है, तो उसके लिए आपको पुराने वाला पोर्टल यूज करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमारी सैलरी इनकम है, तो हम यही पोर्टल यूज करेंगे। फर्दर नीचे चलता हूं जी। अच्छा जी, अगर सैलरी के साथ साथ आपकी पेंशन इनकम भी है, तो पेंशन पे भी क्लिक कर लेंगे। रेंटल इनकम है, तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप जी। अच्छा जी, उसके बाद वो बता रहा है पेमेंट फॉर सर्विसेज। अगर आपने सर्विसेज के अगेंस्ट कोई पेमेंट रिसीव किया, तो फिर ये वाला रिटर्न का फॉर्म नहीं ओपन होगा, तो ये पुराने वाले रिटर्न के फॉर्म पे आपको ले जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ जी। अगर मैं पेमेंट फॉर सर्विसेज पे क्लिक करूँ, तो ये देखें, यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स, इट अपीयर्स दैट यू हैव सिलेक्टेड पेमेंट फॉर सर्विसेज, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू द अप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सर्विस टू अकोमोडेट यू। तो वो बता रहा है कि जो आपकी इनकम सोर्स है वो इनकम फ्रॉम सर्विसेज है, तो ये आपके लिए अप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं है। तो वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रीडायरेक्ट कर देता हूँ अप्रोप्रिएट फॉर्म पे। तो जनाब, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये जो आपका सिंप्लीफाइड रिटर्न का फॉर्म है, इसमें आप सैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, पेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं, या रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी फॉर्म को आपने डीसेलेक्ट करना है, तो ये देखें, तो ये मेरा डीसेलेक्ट हो गया जी, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ऐसे अगर मैं पेंशन को डीसेलेक्ट करना चाहूँ, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, तो ये देखें, पेंशन वाला ऑप्शन भी जो मेरा है वो डीसेलेक्ट हो गया। तो ये जो आपके सोर्स ऑफ इनकम आ रहे हैं, इसमें आपने एटलीस्ट जो एक है उसको सेलेक्ट करना है। अब जैसे हमारे केस में सैलरी है, हम सैलरी की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं, तो ये देखें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड नहीं होगा, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। फर्दर नीचे चलता हूं जी। अदर में प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ये देखें, अगर आपकी डिविडेंड इनकम भी है, तो डिविडेंड्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसको चेंज नहीं करने दे रहा। ये डिटेल इसने एफबीआर के रिकॉर्ड से ही उठाई है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं बाद में। Did you receive income from any other sources during the tax year in addition to the income options selected above? अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि आपने किसी और सोर्स से भी इनकम अर्न की है अदर देन डैट आपने ऊपर जो सेलेक्ट की है। एग्रीकल्चर इनकम है, फॉरेन इनकम है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, व्हाट्सोएवर। तो क्या आपने इन सोर्सेज से भी इनकम अर्न की है कि नहीं? तो अगर आप येस पे क्लिक करेंगे, तो ये नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो ये दोबारा आपको ऑप्शन देगा कि आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म पे जो है हम रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ जी। ये देखें, you are being redirected. This version of income tax return filing service is intended for taxpayers who received income from salary, pension, rent from property, payment for services, profit on bank account or dividends during the tax year 2025. अच्छा जी, वो बता रहा है कि ये जो फॉर्म है, ये जो रिटर्न का वर्जन है, ये सिर्फ सैलरी, पेंशन, रेंटल इनकम, फिर इनकम फ्रॉम सर्विसेज को भी वो रीडायरेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम बैंक अकाउंट और डिविडेंड्स के लिए। तो अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कैपिटल गेन है, चाहे फॉरेन सोर्स है, एग्रीकल्चर इनकम है, तो आपको जनाब रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ, हमारे केस में नहीं है जी, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ओपन किया था, तो कैंसिल करता हूँ जी। तो जी, हमारे केस में कोई इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सैलरी है और प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, तो नो पे क्लिक करूंगा। उसके बाद दो ऑप्शन आ रहे हैं, बैक का और नेक्स्ट का। बैक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वापस ले जाएगा जी स्टार्ट पे, और अगर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे ले जाएगा जी इनकम डिटेल्स पे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी। अच्छा जी, आगे बता रहा है योर सैलरी, वी हैव प्री फिल्ड डिटेल्स ऑफ योर सैलरी फॉर टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि हमने जो आपकी सैलरी की डिटेल है वो प्री फिल्ड कर दी है ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, जो आपके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होंगे, कोई भी, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके ये जो सैलरी की डिटेल्स है सिस्टम ऑटोमेटिकली उठा रहा होगा। एम्प्लॉयर की डिटेल भी ऑटोमेटिकली उठा रहा होगा, और उनकी सैलरी की डिटेल्स भी सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली उठा रहा होगा। अब ये देखें जी, एम्प्लॉयर एनटीएन, जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसका नेम आ रहा होगा। अब जैसे हमारे केस में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसका नेम आ रहा है। अच्छा जी, ग्रॉस सैलरी सिस्टम ने नहीं उठाई, और ये लॉन्सेस वगैरह नहीं सिस्टम ने उठाए हुए।
जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं उनके केस में सिस्टम ऑटोमेटिकली ये लॉसेज वगैरह उसकी डिटेल उठा लेगा। मैं आपको एक गवर्नमेंट इंप्लॉय की रिटर्न ओपन करके भी दिखा दूंगा जी। अच्छा जी, अगर आपके एम्प्लॉयर की डिटेल सिस्टम ने नहीं उठाई हुई तो आप क्या करेंगे, आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इधर जो आपका एम्प्लॉयर होगा उसका आप एंट्रियां लिख देंगे। जैसे ही आपने एम्प्लॉयर का एंट्रियां लिखा, सिस्टम ने उसका नेम उठा लिया जी, तो सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे एम्प्लॉयर का एंट्रियन आ जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या कोई और एम्प्लॉई है और आपको पता ही नहीं है कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसका एंट्रियन क्या है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप ये जो नीचे बॉक्स आ रहा है आई कांट फाइंड माई एम्प्लॉयर्स नेम और एंट्रियन, तो सिंपली इस बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे। नीचे वो कह रहा है एम्प्लॉयर नेम और ये जो बॉक्स बना हुआ है आपके पास, इधर वो कह रहा है एंटर एम्प्लॉयर नेम, इधर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपके एम्प्लॉयर का नेम होगा, सपोज कर लें ABC, तो आप एम्प्लॉयर का नेम ऐड कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के या किसी मिनिस्ट्री के, तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली आ रही होगी। अगर ऑटोमेटिकली नहीं आ रही होगी तो सिंपली आप इधर डिटेल ऐड कर देंगे उसकी। अगर आपको अपने एम्प्लॉयर का एंट्री नहीं पता तो इस तरह से आप एम्प्लॉयर का नेम ऐड कर लेंगे। कंपनीज के केस में भी, पार्टनरशिप फर्म्स के केस में भी और गवर्नमेंट के केस में, जो भी आपका एम्प्लॉयर है जी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ग्रॉस सैलरी। अच्छा जी, जो हमारी सैलरी है वो सिस्टम ने नहीं उठाई, इवन दो जो हमारा एम्प्लॉयर है उसने जो टैक्स है वो विदहेल्ड किया है। तो जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है उसको देखने के दो तरीके हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो हर माह जो है उनके ईमेल पे सैलरी स्लिप्स आती हैं, उस सैलरी स्लिप्स का टोटल कर लेंगे। जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो अपनी कंपनी से या अपने एम्प्लॉयर से टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट होता है उस पर पूरी अमाउंट लिखी होती है कि इतना टैक्स विदहेल्ड हो गया, इतनी आपकी इनकम थी और ये पीरियड था। उस पर आपका CNIC और आपका नेम मेंशन होता है, तो उधर से भी आप देख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप FBR के रिकॉर्ड से भी देख सकते हैं कि आपके नेम पे कितना टैक्स विदहेल्ड हुआ और किस किस सेक्शंस के तहत जो है वो टैक्स विदहेल्ड हुआ है। तो जी हमारे पास एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसका टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट है, तो मैं आपको टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ जी। तो ये देखें जी, मेरे पास टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, सीरियल ये जी कंपनी का ये डिफाइंड होगा। अच्छा जी, इशुएंस डेट आ जाएगी कि स्टेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। सर्टिफाइड एट सम ऑफ ₹433,511 ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम, नेम आ जाएगा, होल्डर ऑफ एंट्री स्लैश CNIC नंबर, और जिस पर्सन का टैक्स विदहेल्ड हुआ है उसका CNIC आ जाएगा। तो जनाब इस पर्सन के CNIC के अगेंस्ट ₹4,33,511 का टैक्स जो है वो विदहेल्ड हुआ है। फर्दर नीचे चलूंगा, पीरियड आ जाएगा जी ड्यूरिंग द पीरियड 1/7/24 से लेके 30 जून 2025, तो ये हमारा टैक्स ईयर 2025 आ जाएगा। अंडर सेक्शन 149, तो जो सैलरी के तहत आपका जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है वो सेक्शन 149 है। अच्छा जी, वाइड में बता रहा है जी वेरियस पर्टिकुलर्स ऑफ एलसी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, तो वेरियस से मुराद है वेरियस टैक्स चलान्स के थ्रू ये जो है मेरी अमाउंट पे हो रही है। ऑन दी वैल्यू स्लैश अमाउंट ऑफ ₹3.2 मिलियन, तो जी 32,97,536 रुपये हमारी सैलरी है और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो है जी ₹4,33,511 रुपये। ग्रॉस अमाउंट सब्जेक्ट टू टैक्स, दिस इज टू सर्टिफाई दैट द टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड हैज बीन डिपॉजिटेड इन द फेडरल गवर्नमेंट अकाउंट एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। आगे जी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट में हमारा एम्प्लॉयर बता रहा है कि जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो फेडरल गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आपने डिपॉजिट करवा दिया और नीचे उसकी डिटेल्स गिवन है जी। डेट ऑफ डिपॉजिट वेरियस SBP/NBP ट्रेजरी नेशनल बैंक ऑफ पंजाब, ब्रांच स्लैश सिटी लाहौर, अमाउंट जी 4,33,511, चलान स्लैश CPR नंबर, तो जी वेरियस चलान के थ्रू इन्होंने पे किया हुआ है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, कंपनी स्लैश ऑफिस एक्सेट्रा कलेक्टिंग स्लैश डिडक्टिंग दी टैक्स, तो जनाब जो आपकी कंपनी है या जो ऑफिस है उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। कंपनी का नेम आ जाएगा, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, कंपनी का एंट्रियन आ जाएगा, जो आपका टैक्सेशन मैनेजर होगा या CFO होगा जो टैक्स विदहेल्ड कर रहा है उसका नेम आ जाएगा, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी और लास्टली जो कंपनी है उसकी स्टैंप आ जाएगी। तो जी ये मेरे पास फॉर्मेट आ जाएगा टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये देखें, सबसे ऊपर टैक्स की अमाउंट आ रही होगी, सर्टिफाइड एट सम ऑफ ₹433,511 ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम, जिस टैक्स पेयर का टैक्स कटा होगा उसका नेम आ जाएगा, उसका एंट्रियन आ जाएगा। पीरियड आ गया, सेक्शन आ गया जी 149 ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी वाइड वेरियस चलान्स ऑन दी वैल्यू स्लैश अमाउंट ऑफ ₹3.2 मिलियन, तो जो सैलरी है उसकी ये अमाउंट आ जाएगी और ये टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। वापिस चलता हूँ जो अपनी रिटर्न पे, तो जो मेरे पास ग्रॉस सैलरी आ रही है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट पे उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा। तो वापिस चलता हूँ जी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट पे, तो ये जो अमाउंट आ रही है 3.2 मिलियन इसको उधर मेंशन कर दूंगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो वापिस चलूंगा जी रिटर्न पे। अच्छा जी, ये मेरी ग्रॉस सैलरी आ गई, उसके बाद आ रहा है जी ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन बेनिफिट, इसको अगर आप ना भी छेड़ें तो कोई मसला नहीं है। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, इधर आपका जो टैक्स डिडक्ट हो गया उसकी अमाउंट आपने मेंशन करनी है। तो आपको पता है कि हमारे केस में जो टैक्स डिडक्ट हुआ था उसकी अमाउंट थी 4,33,511, अगर मैं आपको दिखा भी दूं
ये देखें जी 433,511, ये हमारी जो टैक्स की डिडक्शन थी ये उसकी अमाउंट है। वापस चलता हूँ जी आरएस पे। आगे वो कह रहा है सैलरी स्लैश अलाउंसेज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आपकी कोई अलाउंसेज हैं जो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेज हैं जी, तो अगर आपने कोई अलाउंसेज लिए हुए हैं तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। व्हीकल अलाउंस है, अकोमोडेशन अलाउंस है, व्हाट्सएवर। अच्छा जी फर्दर नीचे चलूंगा। आगे वो बता रहा है डिड यू रिसीव एनी सैलरी एरियर्स आर एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर आर एनी एडिशनल सैलरी फ्रॉम अ डिफरेंट एम्प्लॉयर। आगे वो बता रहा है कि आपने एरियर्स में सैलरी ली है या आपने कोई टर्मिनेशन बेनिफिट्स लिए हैं, जैसे गोल्डन हैंडशेक है, या आपने कोई एडिशनल सैलरी ली है फ्रॉम एनी डिफरेंट एम्प्लॉयर। सपोज कर लें आप 2 जॉब्स कर रहे हैं, तो आपने दूसरी जॉब से कोई सैलरी ली है, या आपने जो पिछली कोई जॉब छोड़ी है आपने उनसे गोल्डन हैंडशेक ली है, प्रोविडेंट फंड ली है, तो जी हमारे केस में आ जाएगा नो, हमने नहीं लिया। अगर आपने लिया हुआ तो आप येस पे क्लिक करेंगे, लेकिन क्योंकि हम एक ही जॉब कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे जी नो पे, तो नो पे क्लिक करूंगा। इसके बाद सिंपली क्लिक करूंगा जी नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे चलता हूं जी। अच्छा जी ये तो मेरी सैलरी आ गई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की। इसमें आपको पता है कि वो सैलरी की डिटेल ऑटोमेटिकली नहीं उठा रहा था। अब मैं आपको ऐसे बंदे की टैक्स रिटर्न ओपन करके दिखा देता हूं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और सिस्टम उसकी जो सैलरी की डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फेच कर रहा है। तो जनाब ऐसे बंदे की टैक्स रिटर्न ओपन करके देख लेते हैं जी। अच्छा जी रिटर्न को क्लोज करने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक्सट्रीम राइट पे आ रहा है आपके पास सेव एंड क्लोज, तो सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा। सेव सक्सेसफुली, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी इसके बाद ऐसे टैक्स पेयर की रिटर्न ओपन कर लेते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अच्छा जी ये मैंने ऐसे बंदे का पोर्टल ओपन कर लिया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इसके बाद दोबारा क्लिक करूंगा जी नॉर्मल रिटर्न पे, 25 टैक्स पीरियड ऑटोमेटिकली आ गया, सेलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो येस 183 डेज या इससे ज़्यादा प्रेजेंट था, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ये देखें जी आवर रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट यू हैव रिसीव्ड इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 फ्रॉम द प्री सेलेक्टेड सोर्सेज बिलो। इफ यू रिसीव्ड इनकम फ्रॉम एनी एडिशनल सोर्सेज ड्यूरिंग दिस पीरियड प्लीज सेलेक्ट देम एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो ये देखें सैलरी हमारी सोर्स ऑफ इनकम थी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ये सैलरी जो है ये प्री सेलेक्टेड है, आपके सामने ही है। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। तो अदर्स में देखें जी प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट और डिविडेंड्स ये दोनों सिलेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे का ना ही सेविंग अकाउंट है और ना ही इसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ना ही हम ये जो प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और ना ही हम डिविडेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी नीचे वो कह रहा है डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इन एडिशन टू द इनकम सेलेक्टेड अबव, तो क्या आपने किसी और सोर्स से भी इनकम अर्न की है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, तो नो पे क्लिक करूंगा। फर्दर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। ये देखें वी हैव प्री फिल्ड डिटेल्स ऑफ योर सैलरी फॉर टैक्स ईयर 2025, 1 जुलाई 24 से लेकर 30 जून 2025 तक। ये जो सैलरी की डिटेल्स है सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाई हुई है, मैंने कुछ भी नहीं इधर एंटर किया हुआ, ये आप देख सकते हैं जी। एम्प्लॉयर नेम नहीं आ रहा, ग्रॉस सैलरी आ रही है जी 17,64,896। ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन बेनिफिट नहीं आ रहा, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठाया हुआ है। सैलरी स्लैश अलाउंसेस एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स कोई नहीं आ रहे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में 99% जो डिटेल्स है वो सिस्टम खुद ही उठा रहा होगा। अगर ये डिटेल सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं उठा रहा तो आपने ये डिटेल्स कैसे देखनी है मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो जनाब ये मेरे पास सैलरी स्लिप्स आ रही हैं, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हर मंथ जो सैलरी स्लिप है वो ईमेल आ जाती है PDF फॉर्म में। तो ये मैंने पूरे साल की जो सैलरी स्लिप्स हैं वो डाउनलोड की हुई हैं। तो जी जुलाई की सैलरी स्लिप ओपन कर लेता हूँ जी। ये देखें जी मैंने जुलाई की जो सैलरी स्लिप है वो ओपन कर ली। एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब, ये जी एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट पंजाब का लोगो आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस होगा जहाँ से आपको सैलरी इशू हो रही होगी, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, लाहौर है, गुजरावाल है, व्हाट्सएवर। मंथली सैलरी स्टेटमेंट जुलाई 2024। पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका नेम आ गया, डॉटर, वाइफ, सन ऑफ, फादर नेम आ गया। पर्सोनल नंबर आ गया जी, CNIC नंबर आ गया, एंट्री नंबर नहीं आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, किस डेट को इन्होंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट की है वो डेट आ जाएगी। लेंथ ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट जॉब करते हुए कितना टाइम हो गया। आगे जी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, एक्टिव परमानेंट, डेजिग्नेशन आ रही होगी, DDO कोड आ रहा होगा, पेरोल सेक्शन, GPF सेक्शन, GPF अकाउंट नंबर, GPF इंटरेस्ट अप्लाइड, GPF बैलेंस। तो जो आपका प्रोविडेंट फंड है उसका ये बैलेंस आ रहा होगा जी, अब तक जितना आपने प्रोविडेंट फंड पे कर दिया ये उसका बैलेंस आ रहा है 1,42,492 रुपये। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। पे एंड अलाउंसेज, पे स्केल आ गया आपका, पे स्केल टाइप आ गया जी BPS 14, पे स्टेज 3 आ गई। तो ये आपकी वेज टाइप आ रही है, जितने भी आपके अलाउंसेज है, बेसिक पे है, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, एडहाक, हाउस रेंट अलाउंस, पर्सनल अलाउंस, एडहाक रिलीफ है जी, एडहाक रिलीफ, ये सारा कुछ आपकी बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेज मिला के आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। और ये नीचे आपकी डिडक्शंस आ रही हैं जी। ये प्रोविडेंट फंड की सब्सक्रिप्शन आ गई जी 3900 रुपये, इनकम टैक्स 365 रुपये, एजुकेशन
बेनोवलेंट फंड आ गया जी, ग्रुप इंश्योरेंस आ गई। तो ये सारी डिडक्शंस जो है इन्होंने डिडक्ट की हुई हैं गवर्नमेंट ने। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट से या अपने डिपार्टमेंट से तो उसकी डिटेल आ रही होगी। फर्दर नीचे चलूंगा जी। डिडक्शंस इनकम टैक्स पेएबल 5,829 रुपये जो है पेएबल है पूरे साल का। ये एस्टीमेट है जी जुलाई की सैलरी के बेस पे, ये ओवर द पीरियड चेंज होता रहेगा। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो ये जो पेएबल है इसकी अमाउंट भी बढ़ती रहेगी। रिकवर टिल जुलाई 2024 की जुलाई तक 365 रुपये जो है रिकवर हो चुके हैं। एक मंथ हुआ है ना अभी, क्योंकि हमारा जो सैलरी का साइकिल है और जो हमारा टैक्स पीरियड है वो चलता है जुलाई से लेकर जून तक। तो ये देखें 365 रुपये जो है वो डिडक्शन हो गई है। एग्जाम्प्टेड, तो जो फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स हैं उनको जनाब टैक्स में 25% की रिडक्शन मिलती है। उनका जो टैक्स है 25% कम कटता है। तो ये इस वजह से ये एग्जाम्पशन आ रही है। ये सिर्फ जो फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर्स हैं उनकी सैलरी स्लिप में आ रहा होगा। अब टीचर्स में आपके प्रोफेसर्स भी हैं, गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, आपके मेडिकल प्रोफेसर्स भी हैं, ये सिर्फ उनकी सैलरीज में आ रहा होगा। इसके अलावा टीचिंग की फील्ड के अलावा जितने भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, उनमें ये जो एग्जम्पशन है ये नहीं आ रही होगी जी। और रिकवरेबल 4,007 रुपये आपके रिकवरेबल है 12 मंथ्स में, जुलाई से लेकर जून तक। तो पेबल मेरा बन रहा था 5,829 रुपये पूरे साल का। अगर मेरी सैलरी कितनी रहती जी, ये देखें ग्रॉस पे 59,715। अगर मेरी सैलरी 59,715 रुपये रहती पूरा साल जुलाई से लेकर जून तक, तो जो मेरा टैक्स था वो बनता पूरे साल का 5,829 रुपये। इस मंथ का टैक्स मेरा कट गया 365 रुपये और जुलाई तक रिकवर हो गया जी 365, क्योंकि एक मंथ हो गया। एग्जम्पशन कितनी थी मेरी जी 25%। तो जो पूरे साल की एग्जम्पशन बन रही है वो है जी 1,457 रुपये। अगर आप इस अमाउंट को 25 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,457 आ जाएंगे। और रिकवरेबल अमाउंट दिस माइनस दिस माइनस दिस, 4,007 रुपये मेरा टैक्स जो है पेएबल है, वो गवर्नमेंट काटेगी जी अगस्त से लेके जून के मंथ तक, प्रोवाइडेड एट सैलरी में कोई चेंज ना आए। अगर सैलरी में कोई चेंज आ जाता है तो जाहिर सी बात है कि ये जो पेएबल है इसमें भी चेंज आ जाएगा, एग्जम्प्टेड जो है इसमें भी चेंज आ जाएगा। तो जी ये जुलाई की सैलरी होगी, ऐसे मैं आपको अगस्त की सैलरी दिखा देता हूँ। तो जी ये मेरे पास अगस्त की सैलरी स्लिप आ गई एज इट इज़। एजुकेशन अथॉरिटी पंजाब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मंथली सैलरी स्टेटमेंट अगस्त की आ गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, बाकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये सैलरी की डिटेल आ गई, ये डिडक्शंस की डिटेल आ गई। अब ये देखें इनकम टैक्स 424, इस माह जो टैक्स की डिडक्शन हुई है वो हुई है जी 424। और ये मेरा पेबल भी बढ़ गया। पेबल मेरा क्यों बढ़ गया कि जो मेरी ग्रॉस पे थी वो पहले थी 59,000, अभी एक अगस्त में मेरी ग्रॉस पे हो गया जी 61,281। इस वजह से जो मेरा जो पेबल है वो बढ़ गया। पेबल बढ़ गया रिकवर टिल अगस्त, 365 पिछले महीने का था प्लस 424, तो ये टोटल बन गया 779। जुलाई और अगस्त का टैक्स डिडक्ट होकर मेरा 779 बन गया। एग्जम्प्टेड 1,671 रुपये मेरी एग्जम्पशन आ रही है। अगर 6,690 का अगर आप 25% लें तो ये बनेगा 1,671। और रिकवरेबल पेबल माइनस रिकवर्ड माइनस एग्जम्प्टेड, तो ये 4,230 रुपये मेरे जो हैं ये रिकवरेबल आ रहे हैं। तो जनाब ये अगस्त की सैलरी आ गई, ऐसे ही सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सो ऑन ये चलता जाएगा। तो जी ये मेरे पास जून 25 की सैलरी स्टेटमेंट आ गई। ये देखें जी मंथली सैलरी स्टेटमेंट जून 25, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक टीचर की, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की दिखाऊंगा जो टीचर नहीं है। तो एंड पे चलता हूँ जी। अब ये देखें जी इस माह जो हमारा इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है वो है जी 1,421 रुपये। पेबल था 7,953 रुपये, रिकवर टिल जून 2025। जुलाई से लेकर जून तक कितना रिकवर हो गया 7,954 रुपये। हमने जुलाई और अगस्त का देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। जुलाई में था 365 रुपये, रिकवर टिल जुलाई 365, और ग्रॉस सैलरी थी हमारी 59,715। अगस्त का दिखा देता हूँ। अगस्त में था जी 424, रिकवर टिल अगस्त हो गया हमारा 799 789। पेबल बढ़ गया हमारा क्योंकि हमारी जो सैलरी है 59,000 से बढ़ के 61,000 होगी, 61,281 रुपये होगी। ऐसे ही ऑनवर्ड ये चलता जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर टिल जून। आपकी जो फाइनल सेटलमेंट हो रही होगी वो जून में हो रही होगी। तो जून की सैलरी स्लिप पे चलूंगा। ये देखें जी ग्रॉस पे मेरी है जी जून तक 61,890, ये मेरी डिडक्शंस हुई हैं जून में, और ये नेट पे मुझे मिली है 55,535। ये जो डिडक्शंस है ये वाली हैं सारी जी। इसमें जीपी फंड है, इनकम टैक्स, बेनोवलेंट फंड, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारा कुछ मिला के इनकम टैक्स पेबल मेरा जून तक बन रहा था 7,953 रुपये। रिकवर टिल जून कितना हो गया 7,954 रुपये। तो जी ये आपकी जो सैलरी है ऐसे ही चलती जाएगी एज वेल एज आपकी जो डिडक्शंस हैं। तो जिस पर्सन की मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, उसकी मैं जून की स्लिप खोल लेता हूँ। तो जी मैंने जून की स्लिप खोल ली। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस मंथली सैलरी स्टेटमेंट जून, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जी, मिस्टर, डॉटर, वाइफ, सन ऑफ
पर्सनल नंबर आ गया, सीएनआईसी, एनटीएन आ गया, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस आ जाएगी जी, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी आ जाएगी, डेजिग्नेशन, डीडीओ कोड आ जाएगा जी, पेरोल सेक्शन, जीपीएफ अकाउंट नंबर, जीपीएस इंटरेस्ट अप्लाइड, जीपीएफ बैलेंस, वेंडर नंबर, पे एंड अलाउंसेस। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, तो जी ये बेसिक पे और अलाउंसेस की डिटेल आ जाएगी। डिडक्शंस आ गई जी इनकम टैक्स की 11,976 रुपये। तो ये देखें जी नीचे डिडक्शंस इनकम टैक्स पेबल था 1,10,475 रुपये। कितना रिकवर हो गया जून तक? 1,10,476 रुपये, और कोई एग्जाम्पशन नहीं थी आ रही जी, क्योंकि ये फुल टाइम टीचर्स एंड रिसर्चर नहीं था। अच्छा जी, ग्रॉस पे आ रही है 1,65,542, डिडक्शंस आ रही हैं 11,976 रुपये, और नेट पे आ रही है जी 1,53,566, और ये 11,976 आपका इनकम टैक्स ही है। अच्छा जी, पेबल इधर आ रहा है जी 1,10,476। अब मैं रिटर्न पे जाकर देखता हूँ कि सिस्टम ने हमारा जो है टैक्स पेबल कितना बनाया हुआ है। तो वापस चलता हूँ जी आईआरएस पे, ये देखें जी। अब ये देखें जी, ये जो प्री फिल डिटेल्स आ रही हैं, इसमें जो टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी है ये आ रहा है जी 1,10,475। और अगर मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊं तो ये देखें 1,10,475। मतलब गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ के केस में अगर सिस्टम ने सैलरी उठा ली है, टैक्स डिडक्शन की डिटेल उठा ली है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो डाटा है वो प्री फिल्ड है, वो एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी आपने जो टैक्स डिडक्शन की अमाउंट है, ये देखें जो लास्ट पे आ रही है जून वाले मंथ में, जो टोटल पेएबल है और जो टोटल रिकवर्ड है, ये आपने अमाउंट एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेनी है। दूसरा, अगर आप ग्रॉस पे को भी कैलकुलेट करना चाहते हैं कि उधर सही आ रही है कि नहीं है, तो ये हर मंथ की जो ग्रॉस पे है इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। हर मंथ की जो ग्रॉस पे है इसको आप ऐड करते जाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टिल जून तक 12 मंथ्स की जो ग्रॉस पे है उसको आप ऐड कर लेंगे, और लास्ट मंथ का जो ये इनकम टैक्स पेएबल है और रिकवर्ड है, इधर से आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें 1,10,475 रुपये, और इतना ही हमारा रिकवर्ड हुआ है। वापिस चलता हूँ जी आईआरएस पे, तो ये ग्रॉस सैलरी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली। तो जी टैक्स की अमाउंट आ गई, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी हमने जून की सैलरी से लिख लिया, ग्रॉस सैलरी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा ली थी। अगर आपको लगता है कि ग्रॉस सैलरी गलत है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने हर मंथ की सैलरी स्लिप में से जो ग्रॉस पे आ रही है उसको टोटल कर लेना है, उन सबका सम कर लेना है 12 मंथ्स का। अगर वो इतना बनता है तो ठीक है, अगर इतना नहीं बनता तो आप इसको चेंज कर लेंगे। आगे आ रहा है एम्प्लॉयर नेम, तो जी इधर एम्प्लॉयर नेम नहीं आ रहा। जब तक आप एम्प्लॉयर का नेम ऐड नहीं करेंगे सिस्टम आपको फर्दर आगे प्रोसीड करने नहीं देगा। तो एम्प्लॉयर का नेम ऐड करने के लिए और इन डिटेल्स को एडिट करने के लिए ग्रॉस सैलरी या टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, आप एडिट पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा, अगर तो आपको उसका एनटीएन याद है, आप अपने डिपार्टमेंट से भी पूछ सकते हैं। अगर तो आपको उनका एनटीएन याद है तो सिंपली आप इस बॉक्स में एनटीएन लिखेंगे और ऑटोमेटिकली वो डिपार्टमेंट इधर आ जाएगा और आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपको एनटीएन नहीं याद तो आप क्या क्लिक करेंगे, आई कांट फाइंड माई एम्प्लॉयर्स नेम और एनटीएन, और इसके साथ ये जो बॉक्स बना हुआ इधर आप टिक कर लेंगे, और इधर आप अपना जो एम्प्लॉयर नेम है वो ऐड कर देंगे। कोई भी हो सकता है जी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस है जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर, व्हाट्सएवर जो भी आपका डिपार्टमेंट है। तो जी मैं डिपार्टमेंट का नेम ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मेरी ग्रॉस सैलरी गलत आ रही है तो मैं इसको सेलेक्ट करके खुद से भी जो फिगर्स हैं वो पंच कर सकता हूँ। एज इट इज़ अगर टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी की अमाउंट नहीं बन रही है एक्यूरेट जून वाली सैलरी के मुताबिक, तो मैं इधर से उसको चेंज कर सकता हूँ। फर्दर नीचे चलूंगा जी, इसको हमने ऑटोमेटिकली नो सेट कर लिया था पहले कि हमने एरियाज में कोई सैलरी नहीं ली, कोई टर्मिनेशन बेनिफिट्स नहीं ली है या कोई एडिशनल सैलरी नहीं ली। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये देखें जी स्टार्ट पे टिक लग गया, इनकम सोर्सेज वाला टैब ओके हो गया मेरा, इनकम डिटेल्स वाला टैब मेरा ओके हो गया। अभी मैं खड़ा हूँ जी विदहोल्डिंग टैक्सेस पे। योर विदहोल्डिंग टैक्सेस, वी हैव प्री-फिल्ड डिटेल्स ऑफ योर टैक्सेस विदहेल्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, यकम जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। आगे वो कह रहा है कि हमने जो आपके टैक्सेस विदहेल्ड हुए हैं उनकी प्री-फिल्ड डिटेल जो है वो इधर ऐड कर दी है। एडजस्टेबल टैक्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी 1,10,475। तो ये आपको पता है कि इनकम डिटेल्स में सिस्टम ने खुद ही प्री-फिल्ड कर दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अगर प्राइवेट एम्प्लॉय होता तो हम खुद ऐड कर लेते जी। तो ये टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी उधर से आ रही है। टैक्स डिडक्टेड ऑन कैश विड्रॉल्स कोई नहीं है, टैक्स डिडक्टेड ऑन क्रेडिट/डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा, टैक्स डिडक्टेड ऑन फोन/इंटरनेट बिल नहीं आ रहा। अगर इन सेक्शंस के अगेंस्ट भी टैक्स डिडक्ट हुआ होता तो एफबीआर जो है ऑटोमेटिकली डिटेल जो है फेच कर लेता। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, फाइनल टैक्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन ट्रांसपोर्ट, टैक्स डिडक्टेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई नहीं आ रहा जी। टोटल विदहोल्डिंग टैक्सेस, टोटल एडजस्टेबल टैक्स जी 1,10,475। फाइनल टैक्स ये जो हमारा था प्रॉफिट ऑन डेट का, डिविडेंड, ट्रांसपोर्ट, मोनेटाइजेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई नहीं आ रहा। और सी टोटल विदहोल्डिंग मेरी आ रही है जी 1,10,475। तो ये तो मेरी विदहोल्डिंग आ गई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले की। अब वापिस चलता हूँ और देखता हूँ कि जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर का एम्प्लॉय था उसकी रिटर्न में हमने किस तरह से उसको आगे प्रोसीड करना है। अच्छा जी, मेरे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का पोर्टल आ गया। अब हमने रिटर्न को क्लोज कर दिया था, तो वापस ड्राफ्ट पे चलूंगा। तो ये देखें जी, इधर आ रहा है आईटी डिक्लेरेशन और 1, एक मेरी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो ड्राफ्ट में आ रही है।
फर्दर नीचे चलता हूँ जी। टास्क का आ गया जी 114 सबसेक्शन 1 रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरली फॉर कंप्लीट ईयर। टैक्स पेयर का नेम आ गया, उसका सीएनएसई आ गया। पीरियड आ गया जी 1 जुलाई 24 से लेकर 30 जून 2025, टैक्स ईयर 2025 और ड्यू डेट हमारे केस में आ रही है 30 सितंबर 2025। आगे आ रहा है जी आपके पास एक्शन। अगर तो आप रिटर्न ओपन करना चाह रहे हैं तो ये जो पेंसिल बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ड्राफ्ट है वो ओपन हो जाएगा। सबसीक्वेंटली अगर आप रिटर्न को डिलीट करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये ड्राफ्ट डिलीट हो जाए, तो ये जो बिन बनी हुई है इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका ड्राफ्ट है ये डिलीट हो जाएगा। तो पेंसिल पे क्लिक करूंगा और इसे ओपन कर लेता हूँ जी। तो जी हमारी रिटर्न ओपन होगी, स्टार्ट फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, और ये फिर दोबारा ये देखे स्टार्ट से आ गया। तो कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा क्योंकि यहाँ तक ये जो इनकम डिटेल्स है यहाँ तक तो मैं फिलअप कर चुका था। कंटिन्यू करूंगा, फर्दर नीचे चलता हूँ जी। आगे वो बता रहा है जी डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, नो पे क्लिक करूंगा। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी। तो ये जो मेरी सैलरी की डिटेल्स थी वो आ गई। वी हैव प्री फिल्ड डिटेल्स ऑफ योर सैलरी, ये सैलरी की डिटेल्स मैंने खुद ही डाली थी। एम्प्लॉयर का नेम मैंने खुद ही डाला था, ग्रॉस सैलरी खुद ही डाली थी, और टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ये भी मैंने अमाउंट खुद ही ऐड की थी। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। वही जी आपने कोई सैलरी ली है एरियर्स में या एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स, तो नो पे क्लिक करूंगा। दोबारा नेक्स्ट पे चलूंगा जी। योर प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, तो जनाब इस इंडिविजुअल का सेविंग अकाउंट भी है। आगे वो बता रहा है वी हैव प्रीफिल्ड डिटेल्स ऑफ योर प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। तो जनाब मेरा एक सेविंग अकाउंट है और उस पर जो है मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है। तो ये देखें जी अदर सोर्सेज डिटेल, तो जो मुझे प्रॉफिट मिला है वो 15 रुपये का है जी, सिर्फ 15 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिला है। डू यू वांट टू एडिट प्रीफिल्ड इनकम डिटेल्स ऑन दिस पेज, क्या आप ये जो प्रीफिल्ड डिटेल है जो आपको प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट मिला है इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यस या नो। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा जी कि आप दूसरे पोर्टल पे चले जाएं, वर्जन चेंज हो जाएगी। तो यस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, वो कह रहा है कि वर्जन ही चेंज हो जाएगी। तो जनाब हमने इसी वर्जन पे रहना है, तो इसे कैंसिल करता हूँ जी और इसे नो पे क्लिक करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि सिंप्लीफाइड रिटर्न में मोस्टली जो डिटेल है सिस्टम खुद ही उठा रहा है। जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाली सैलरी रिटर्न दिखाई थी कि उसने इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो खुद ही उठा ली है। तो जनाब नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। Your withholding taxes, we have pre-filled details of your taxes withheld during the tax year 2025, 1 जुलाई 24 से लेकर 30 जून 2025। तो आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में इधर आ रही थी 1,10,000, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये देखें जी 1,10,475 रुपये। वापिस चलता हूँ जी। तो ये एडजस्टेबल टैक्सेस आ गया। टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी था मेरा जी 4,33,511। मैंने इसकी डिटेल खुद ही ऐड की थी इनकम डिटेल्स में, क्योंकि एफबीआर ने मेरी इनकम की और टैक्स डिडक्टेड की डिटेल नहीं थी उठाई खुद ही। टैक्स डिडक्टेड ऑन कैश विड्रॉल कोई नहीं है, टैक्स डिडक्टेड ऑन क्रेडिट/डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस कोई नहीं आ रहा, टैक्स डिडक्टेड ऑन फोन/इंटरनेट बिल कोई नहीं आ रहा जी। तो टोटल एडजस्टेबल टैक्सेस मेरे हो गए 4,33,511। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। फाइनल टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट, तो ये देखें जी 3 रुपये मेरा डिडक्ट हुआ है 15 रुपये पे। जो 15 रुपये मुझे प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट मिला उस पर 3 रुपये टैक्स डिडक्ट हो गया। जो आपका प्रॉफिट ऑन डाटा है इस पर 15% रेट लगता है, इस पर जी 15% जो है टैक्स डिडक्ट हो जाता है। टैक्स डिडक्टेड ऑन डिविडेंड्स कोई नहीं आ रहा जी। टैक्स डिडक्टेड ऑन ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन कोई नहीं आ रहा। टैक्स डिडक्टेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई नहीं आ रहा। तो फाइनल टैक्स मेरा हो गया 3 रुपये का। फर्दर नीचे चलता हूँ। टोटल विद होल्डिंग टैक्सेस एडजस्टेबल टैक्स मेरा 4,33,511 आ गया और टोटल फाइनल टैक्स मेरा 3 रुपये आ गया। अब ये जो फाइनल टैक्स है इसका आपको बेनिफिट नहीं होता। अगर आपका एडजस्टेबल टैक्स ज़्यादा कट गया तो ये आपको रिफंड हो जाता है, लेकिन ये जो आपका फाइनल टैक्स है इसका आपको रिफंड नहीं मिलता, इस वजह से इसको फाइनल टैक्स कहते हैं। अच्छा जी, ये टैक्सेस की डिटेल भी आ गई, इनकम की डिटेल्स भी आ गई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट ना हो और बैंक का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ना हो तो आप किस तरह से देख सकते हैं कि इस टैक्स ईयर में आपकी कितनी सैलरी है, उसके अगेंस्ट कितना टैक्स डिडक्ट हो गया, कितना बैंक प्रॉफिट है और उसके अगेंस्ट कितना टैक्स डिडक्ट हो गया। तो उसको देखने के लिए ऊपर चलता हूँ जी। रिटर्न को सेव एंड क्लोज करूंगा, तो सेव एंड क्लोज पे क्लिक करता हूँ। सेव सक्सेसफुली, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, तो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा जी। तो ये मुझे आरएस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ये नीचे आपके पास एक स्लाइड बार आ रही है, ये पर्पल कलर की होगी, इसको पकड़ के जी एंड पे चलूंगा। ये ऊपर आपके पास आ रहा है जी IRMS इनवॉइस मैनेजमेंट और लास्ट पे आ रहा है जी MIS। तो MIS के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, ये आपके पास आ गया जी इन्फॉर्मेशन सेंटर ऑल ऑप्शंस, और इसके आगे भी आ रहा है आपके पास इन्फॉर्मेशन सेंटर। ये देखें जी, तो इस इन्फॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, मैं इन्फॉर्मेशन सेंटर पे आ गया। सबसे पहले आपके पास आ रहा है फॉरेन एसेट्स, FCY डोमेस्टिक, डोमेस्टिक एसेट्स, ई हेयरिंग, पेमेंट डिटेल्स। तो हमारा कंसर्न है जी पेमेंट डिटेल्स के साथ, तो पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक किया मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया जी। अच्छा जी, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा तो ये इधर आपका ब्लैंक बॉक्स आ रहा होगा व्हाइट कलर में, इधर आप अपना CNC नंबर ऐड कर देंगे। उसके बाद सिंपली ये जो आपका सर्च का बटन है ये एक्टिवेट होगा। आप सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो CNC है ये इधर आ जाएगा। CPR नंबर जी कोई नहीं आ रहा, सेक्शन, टैक्स मंथ, पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट डेट, क्लेम्ड, पेमेंट ID, विदहोल्डिंग एजेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स ईयर, पेड अमाउंट, पेमेंट सोर्स। तो ये सारे आपके सर्च के क्राइटेरियाज हैं जी। CPR नंबर देख के भी आप सर्च कर सकते हैं, आप मंथ से भी सर्च कर सकते हैं, आप पेमेंट की डेट से भी सर्च कर सकते हैं।
कि इस डेट से लेके इस डेट के दौरान कितना टैक्स मेरा जमा हुआ। स्टेटस से भी आप सर्च कर सकते हैं, क्लेम्ड है, अनक्लेम्ड है। पेमेंट आईडी से भी, विदहोल्डिंग एजेंट, किस बंदे ने आपका टैक्स काटा, उसकी डिटेल्स दे के भी आप जनाब अपना जो टैक्स विदहेल्ड है उसकी अमाउंट चेक कर सकते हैं। टैक्स ईयर, आप टैक्स ईयर लिख के भी चेक कर सकते हैं कि 2025 में किन पार्टीज ने मेरा टैक्स डिडक्ट किया। तो हम क्या करेंगे जनाब, हम 2025 ही लिखेंगे। तो ये टैक्स ईयर के आगे ये बॉक्स बना हुआ है, तो सिंपली इधर क्लिक करूंगा और इधर लिख दूंगा जी 2025। इसके बाद सिंपली हम क्लिक करेंगे सर्च पे, तो सर्च पे क्लिक करूंगा जी। तो ये देखें मेरे नाम पे जितना भी टैक्स विदहेल्ड हुआ है 2025 में, जिन जिन पार्टीज ने मेरा टैक्स काटा हुआ है उसकी डिटेल आ जाएगी। तो आपको पता है कि हमारे केस में एफबीआर ने बताया था कि आपका सैलरी के अगेंस्ट कटा हुआ है और प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट पे कटा हुआ है जी, जिसको आप प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं। तो ये देखें जी, विदहोल्डिंग एजेंट नेम, ये बैंक का नेम आ गया, नीचे मेरा इंप्लॉयर का नेम है। सेक्शन प्रॉफिट ऑन डेट, तो ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट पे कटा हुआ था मेरा 15 रुपये, 7 रुपये ये है, और ये देखें जी प्रॉफिट ऑन डेट 8 रुपये ये है, 15 रुपये टोटल हो गया अमाउंट, और 3 रुपये टैक्स की अमाउंट थी। ये देखें 2 + 1 और 3 रुपये मेरा टैक्स कटा हुआ है जी। अच्छा जी, 2 डिडक्शंस बैंक ने की हैं, एक 7 रुपये की, एक 8 रुपये की, और ये सेपरेटली इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इनके अगेंस्ट डिफरेंट CPRs हैं। बैंक ने 2 दफ़ा मेरा टैक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, एक दफ़ा 2 रुपये का और एक दफ़ा 1 रुपये का, और बाकी जितने भी टैक्स की डिडक्शन है वो मेरे कंपनी ने करवाई हुई है। ये देखें जी, सैलरी ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149। तो जनाब ये मेरी डिडक्शन सैलरीज की हैं। ये सैलरी की अमाउंट आ रही है 2,34,896, और ये आगे टैक्स की अमाउंट आ रही है 27,891। तो ये 12 ट्रांजैक्शन हैं जी। हर महीने जो है कंपनी ने मेरा टैक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है, और जब भी कंपनी टैक्स डिपॉजिट करवाएगी किसी बंदे का तो उसका जो CPR नंबर है वो सेपरेट होगा। आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो जनाब इसको एक्सेल में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखें पेमेंट डिटेल्स, दोबारा क्लिक करूंगा जी इस पे। आगे वो कह रहा है बी केयरफुल, फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट कैन कंटेन वायरसेस अनलेस यू नीड टू एडिट, इट्स सेफर टू स्टे इन प्रोटेक्टेड व्यू। तो अनेबल एडिटिंग कर लूंगा जी। पेमेंट आईडी, CPR नंबर, विदहोल्डिंग एजेंट, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। विदहोल्डिंग एजेंट नेम, तो ये देखे बैंक ने काटा हुआ है और मेरे एम्प्लॉय ने टैक्स काटा हुआ है। फर्दर आगे चलूंगा जी। ये पेमेंट सेक्शंस आ गए जी, प्रॉफिट ऑन डेट और सैलरी, और ये मेरी टैक्सेबल अमाउंट और पेड अमाउंट आ रही है। आगे पेमेंट डेट आ रही है कब कब जो है टैक्स पे किया हुआ है जी, और पेमेंट सोर्स विदहोल्डी, मतलब मैं विदहोल्डी हूँ, मेरा टैक्स विदहेल्ड हुआ है जी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने नंबर में कन्वर्ट कर लेना इन सारी फिगर्स को। तो ये मेरा कन्वर्ट टू नंबर हो गया जी। अब ये देखिए मैंने नंबर्स पे कन्वर्ट कर लिया। अब इसे मैं फिल्टर लगा लेता हूँ जी, और इसे मैं सेक्शन वाइज जो है सॉर्ट कर लूँगा। स्पेस दे देता हूँ जी प्रॉफिट ऑन डेट के बाद। तो ये देखें जी 32 लाख की मेरी सैलरी आ गई और 4,33,511, इतनी ही अमाउंट मेरी टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट में आ रही थी। 4,33,511 टैक्स डिडक्टेड आ रहा था और 32,97,000 मेरी सैलरी आ रही थी। अच्छा जी, ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है जी। अगर इसका मैं टोटल करूँ, ये देखें 15 रुपये, 15 रुपये मुझे प्रॉफिट ऑन डेट मिला सेविंग अकाउंट पे, और 3 रुपये मेरा टैक्स विदहेल्ड हो गया, और इतनी ही अमाउंट जो है एफबीआर ने दिखाई हुई है जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो जनाब इस तरह से आप अपना जो टैक्स विदहेल्ड है उसकी डिटेल भी कंफर्म कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं अगर एम्प्लॉयर आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। अच्छा जी, वापस चलता हूँ आईआरएस पे, इसे क्लोज करूंगा जी। इसे क्लोज करने के लिए देखें ये क्रॉस का बटन बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करूंगा। रिटर्न मेरी पहले से ड्राफ्ट में है तो ड्राफ्ट पे चलूंगा जी। ये देखें IT डेक्लेरेशन 1, नीचे चलूंगा, दोबारा पेंसिल पर क्लिक करूंगा तो स्टार्ट से आ गया मेरे पास। कंटिन्यू करूंगा, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली सेटेड है, नीचे चलूंगा जी। डिड यू रिसीव इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स, नो। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सैलरी डिटेल्स आ गई मेरी, ऊपर चलता हूँ जी। देखिए सैलरी डिटेल्स आ गई, एम्प्लॉयर का नेम, ग्रॉस सैलरी, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ये मैंने खुद ही ऐड किया हुआ था। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। ये जितनी भी दफ़ा आप फॉर्म ओपन करेंगे और आपने रिटर्न सबमिट नहीं की होगी तो ये आपको सारे स्टेप्स जो हैं दोबारा परफॉर्म करने पड़ेंगे। नो, कोई हमने सैलरी एरियाज में नहीं ली, कोई इंप्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट नहीं आ रही, कोई एडिशनल सैलरी नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें अदर सोर्सेज डिटेल, प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट 15 रुपये। अगर मैं आपको एक्सेल दिखाऊं, ये देखें जी 15 रुपये, तो ये सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उठा लिया जी। वापस चलूंगा जी आईआरएस पे, ये देखें जी वी हैव प्रीफिल्ड डिटेल्स ऑफ योर प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। ये कम जुलाई 24 से लेकर 30 जून 2025 तक 15 रुपये का मुझे बैंक प्रॉफिट मिला। अच्छा जी, ये मेरे प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट की डिटेल आ गई। हमने एफबीआर के रिकॉर्ड से भी देख ली, MIS से जो हमने एक्सेल की शीट डाउनलोड की थी, तो उसमें 15 आ रहा था। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है डू यू वांट टू एडिट प्रीफिल्ड इनकम डिटेल्स ऑन दिस पेज। ये जो इन्फॉर्मेशन आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं कि नहीं। अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोसीड करने देगा। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे तो वापस आपको ऑप्शन दे देगा कि ये जो रिटर्न का फॉर्मेट है, ये जो करंट वर्जन है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी, आपकी सैलरी और पेंशन के लिए या आपकी सर्विसेज के लिए, वो आपको दूसरे वर्जन पे ले जाएगा। तो सपोज कर लें जी यस है, यस पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें जी यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड, तो आपको कह रहा है कि आपको दूसरे फॉर्म पे ले जाऊंगा जी। तो इसे कैंसिल करता हूँ जी। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको नो पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम ये जो प्रीफिल्ड डिटेल है इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तो हमें ये पुराने फॉर्मेट पे ले जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी।
ये देखें जी, योर विद होल्डिंग टैक्सेस, वी हैव प्रीफिल डिटेल्स ऑफ योर टैक्सेस विदहेल्ड ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025। एडजस्टेबल टैक्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी 4,33,511, यही अमाउंट आ रही थी और यही मैंने आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट से भी दिखाई थी। और अगर मैं आपको MIS दिखाऊं, ये देखें, ये भी 4,33,511 वही आ रही है। तो जी वापस चलूंगा आईआरएस पे। टैक्स डिडक्टेड ऑन कैश विड्रॉल्स कोई नहीं था आ रहा, टैक्स डिडक्टेड ऑन क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस कोई नहीं था आ रहा मेरे MIS में, टैक्स डिडक्टेड ऑन फोन स्लैश इंटरनेट कोई नहीं था आ रहा जी। तो टोटल एडजस्टेबल टैक्स आ गया 4,33,511। फर्दर नीचे चलूंगा जी। फाइनल टैक्स, टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट 3 रुपये आ रहा जी, डिविडेंड पे कोई नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्ट मोनेटाइजेशन पे कोई नहीं आ रहा और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कोई नहीं आ रहा। तो फाइनल टैक्स मेरा हो गया 3 रुपये। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है टोटल विद होल्डिंग टैक्सेस। एडजस्टेबल टैक्सेस में मेरे 4,33,511 सैलरी वाला आ गया और टोटल विद होल्डिंग टैक्सेस मेरे हो गए जी 4,33,511। अब ये जो फाइनल टैक्स है इसका आपको बेनिफिट नहीं होता, इसका आपको रिफंड नहीं मिलता। लेकिन ये जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, अगर एडजस्टेबल टैक्सेस ज़्यादा कट गए हैं और आपकी इनकम कम है तो इसका आप रिफंड ले सकते हैं, इस वजह से इसको एडजस्टेबल टैक्सेस कहते हैं। इसके अलावा अगर आपने रिफंड नहीं भी लेना तो आप इनको फ्यूचर ईयर्स में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जनाब नीचे चलता हूँ जी। आगे वो कह रहा है, डू यू वांट टू रिपोर्ट एनी विद होल्डिंग टैक्सेस अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। आगे वो कह रहा है कि अगर आपने अबव मेंशन्ड के अलावा भी कोई टैक्स डिक्लेयर करना है, कोई विद होल्डिंग डिक्लेयर करनी है तो बताएं। अगर आप यस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो ये कह रहा है यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड। अगर आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको रिटर्न के दूसरे फॉर्मेट पे ले जाएगा और उसके बाद ये आपको स्विच नहीं करने देगा। तो आपने इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू नहीं करना, आपने इसको कैंसिल कर देना है, ठीक है जी। आपने फर्दर विद होल्डिंग जो है उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी। तो इसको क्लोज कर लेता हूं जी। तो उसके बाद नो पे क्लिक करूंगा जी, हम कोई फर्दर विद होल्डिंग टैक्सेस रिपोर्ट नहीं करेंगे। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, ऊपर चलता हूं जी। टैक्स रिलीफ रिडक्शंस एंड क्रेडिट्स, योर रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस बिलो विल हेल्प अस डिटरमिन वेदर आर नॉट यू क्वालिफाइड फॉर टैक्स रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स रिडक्शंस एंड टैक्स क्रेडिट्स विच रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम एंड आर टैक्स लायबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2025। अच्छा जी, वो बता रहा है कि नीचे जो बिलो मेंशन्ड रिलीफ हैं, रिडक्शंस हैं या टैक्स क्रेडिट्स हैं, उनको आपने सेलेक्ट करना है अगर वो आप पे एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर आप उनको सेलेक्ट करेंगे तभी आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगी या आपकी इनकम रिड्यूस होगी। तो फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अच्छा जी, आगे बता रहा है, वर यू आर फुल टाइम रिसर्चर आर टीचर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि क्या आप फुल टाइम टीचर हैं या रिसर्चर हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आपको मैंने एक टीचर की सैलरी स्लिप्स भी दिखाई थी, तो उसमें आपको पता है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर आप फुल टाइम टीचर या रिसर्चर हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो आपका जो टैक्स पेएबल है वो 25% से कम हो जाएगा। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट टीचर्स के केस में या प्रोफेसर्स के केस में गवर्नमेंट जो है टैक्स कम काटती है, तो उसमें टैक्स पेएबल और आगे टैक्स एग्जम्प्टेड का जो कॉलम था वो भी आ रहा था। तो अगर आप इसको यस करेंगे तो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो 25% से रिड्यूस हो जाएगी। तो इसको आपने यस तब करना है जब आप किसी टीचर की, किसी प्रोफेसर की, किसी रिसर्चर की जो है रिटर्न सबमिट करें। डिड यू पे ट्यूशन फी फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। अच्छा जी, अगर आपने अपने बच्चों की फ़ी पे की है उसका आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलता है, जो आपकी इनकम है वो कम हो जाती है। और ये जो स्पेसिफिक सेक्शन है ये सैलरी वाले पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न कर रहा है तो उस केस में ये एप्लीकेबल होगा, वरना सैलरी के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा जी, क्योंकि हम एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं और वो टीचर नहीं है, तो इस वजह से ये जो हमने यस सेलेक्ट किया हुआ है इसको नो कर दूंगा। तो ट्यूशन फी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसका जो बेनिफिट है सैलरीड इंडिविजुअल को नहीं होगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। Did your bank deduct zakat from your bank account or did you make any zakat payments to a recognized zakat collection authority during the tax year 2025? अच्छा जी, अगर आपके बैंक ने ज़कात डिडक्ट किया है या आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन को ज़कात दे दी है तो उस केस में भी आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा और जितनी अमाउंट की आपने ज़कात दी है उस हिसाब से जो आपकी इनकम है वो कम हो जाएगी। तो अगर आपने ज़कात दी है तो यस पे क्लिक करेंगे, जितनी ज़कात की अमाउंट आपने पे की है वो इधर आप इस कॉलम में ऐड कर देंगे जी। तो हमने कोई ज़कात नहीं दी तो इस वजह से नो पे क्लिक करूंगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है, डू यू वांट टू क्लेम टैक्स रिलीफ फॉर एनी एरिया अदर देन दोज मेंशन्ड अबव। अच्छा जी, इसके अलावा आप किसी और एरिया में टैक्स रिलीफ क्लेम करना चाह रहे हैं, अगर आप यस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा जी कि आप इस रिटर्न से दूसरी रिटर्न में मूव हो जाएं। तो जनाब हमने पुराने फॉर्म पे मूव नहीं होना तो मैं नो सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रिप्रेजेंटिंग बैंक अकाउंट्स, प्लीज सेलेक्ट एनी इन्वेस्टमेंट आइटम्स बिलो डेट रिप्रेजेंट बैंक अकाउंट्स यू पोजेस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 1 जुलाई 2024 टू 30 जून 2025। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज टू वेरीफाई योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। अच्छा जी, अगर आपने पिछले साल में कोई बैंक अकाउंट ऐड किया होगा अपनी इन्वेस्टमेंट में,
अगर आप पुरानी रिटर्न देखें ना तो उधर इन्वेस्टमेंट का टैब आ रहा होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। तो जी ये मेरे पास एक वेल स्टेटमेंट है जो पुराने फॉर्म पे है। अगर हम स्विच करें ना तो ये पुराने वाला फॉर्म का फॉर्मेट ये है। अच्छा, इसमें ये आ रहा है इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस अकाउंट स्लैश एनविटी स्लैश बॉन्ड स्लैश सर्टिफिकेट स्लैश डिबेंचर डिपॉजिट फंड इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी शेयर स्टॉक यूनिट एसेट्रा। तो ये देखें इसमें हमने डिटेल ऐड की है, अकाउंट नंबर ऐड किया हुआ है, अकाउंट की टाइप ऐड की है पीएलएस अकाउंट। तो ये देखें जी मेरा बैंक अकाउंट एडिट था, मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस था, जो मेरा सेविंग अकाउंट था वो मैंने मेंशन किया हुआ था इन्वेस्टमेंट में। तो इस वजह से वो नए फॉर्म में भी मेरे से बैंक अकाउंट के पर्टिकुलर्स मांग रहे हैं। तो वापस चलता हूँ जी अपने फॉर्म पे। तो ये देखें ये जो बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक करूंगा, इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। री इंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, वी हैव डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ योर बैंक अकाउंट्स प्रीवियसली एडेड टू योर पर्सनल एसेट्स इन लास्ट ईयर्स इनकम टैक्स रिटर्न बिलो, प्लीज री इंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पजेज अलॉन्ग विद द क्लोजिंग बैलेंसेस एज ऑफ 30 जून 2025। तो जी वो हमें बता रहा है कि उसने हमें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की है जो लास्ट ईयर हमने इन्वेस्टमेंट में ऐड की थी, लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं था। अगर मैं आपको वापस भी लेके चलूँ, बैक पे क्लिक करता हूँ जी, तो ये देखें कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो ये शायद आईआरएस का ही एरर है कि इधर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हालांकि मैंने आपको दिखाया कि पुरानी रिटर्न में मैंने इन्वेस्टमेंट टैब में सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की है। तो जी नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये जैसे उसने बताया कि उसने हमें प्रायर ईयर की इन्फॉर्मेशन दिखा दी है, तो काइंडली इसको री इंटर करें। योर बैंक अकाउंट डिटेल्स फ्रॉम लास्ट ईयर्स इनकम टैक्स रिटर्न, तो कोई नहीं आ रही है, देखें ये खाली ब्लैंक बॉक्स ही आ रहा है जी। फर्दर नीचे चलता हूँ। री एंटर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्लीज एंटर दी 24 डिजिट आईबैन फॉर योर बैंक अकाउंट एंड प्रोवाइड दी क्लोजिंग बैलेंस एज ऑफ 30 जून 2025। तो आपने आईबैन लिख लेना है। आप अपनी बैंक स्टेटमेंट देखेंगे तो उस पर आईबैन आ रहा होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये देखिए जी बैंक अल्फला की मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, इसमें अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है और इसमें आईबैन भी दिया हुआ है। तो इस आईबैन को उधर पेश कर दूंगा जी अपने पोर्टल पे। तो आईआरएस पे चलता हूँ जी। तो ये जो आईबैन के नीचे ये बॉक्स बना हुआ है एंटर आईबैन, इधर आईबैन ऐड कर लेंगे जी। अच्छा जी, अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस एज ऑफ 30 जून 2025, ये आपका पिछले साल का बैलेंस आ रहा होगा, ये आपको चेंज नहीं करने देगा जब तक आप अपना आईबैन अपडेट कर लें। तो ये मेरा आईबैन आ गया, इसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी बैंक अकाउंट वेरीफाइड, योर बैंक अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। बैंक का नेम आ जाएगा, अकाउंट टाइटल आ जाएगा और आईबैन आ जाएगा। तो ये देखिए बैंक भी उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया और अकाउंट टाइटल भी ऑटोमेटिकली उठा लिया। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, अगर आपने पिछले साल प्रॉपर्टीज डिक्लेयर की हुई है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, तो आपकी प्रॉपर्टीज इधर आना शुरू हो जाएंगी। ये देखें जी, योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिटेल्स, वी हैव डिस्प्लेड योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी डिटेल्स बिलो, इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल आस्क यू टू री एंटर दीज डिटेल्स। अगर आपकी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी आ रही हैं, आपका बैंक ऑलरेडी आ रहा था इन्वेस्टमेंट में, तो उसने हमसे आईबैन मांग लिया। एज इट इज अगर आपकी प्रॉपर्टीज पिछले साल आपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की हुई है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, तो वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज की डिटेल को री एंटर करने का कहेगा। अगर आपने पिछले साल प्रॉपर्टीज ऐड नहीं की हुई तो वो इन डिटेल्स को री एंटर करने का नहीं कहेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा ऐसे पर्सन की रिटर्न जो हम फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मेरी दो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक मेरी रेजिडेंशियल है और दूसरी मेरी आ रही है जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी। नीचे चलता हूं जी, एक बैक का ऑप्शन आ रहा है, एक नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे दोनों प्रॉपर्टीज की जो डिटेल है वो री एंटर करने को कहेगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा जी, ऊपर चलता हूं जी। ये देखें री एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स 1/2। पहली जो प्रॉपर्टी थी उसकी डिटेल उसने मांग ली है। देखें पहली मेरी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल थी तो उसकी डिटेल उसने मांग ली। वी हैव डिस्प्लेड योर प्रीवियसली एडेड प्रॉपर्टीज डिटेल बिलो, प्लीज री एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स सो दैट आवर रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट अपडेटेड एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो वो कह रहा है कि जो आपने प्रीवियसली प्रॉपर्टीज ऐड की थी प्रॉपर्टी में वाइल सबमिटिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2024, उनकी डिटेल्स बिलो है और काइंडली इनको री एंटर करें। तो नीचे चलता हूं जी, ये साइड पे आपके पास स्क्रॉल बार बनी हुई है, इसको पकड़ के भी आप नीचे जा सकते हैं, आप वैसे भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन कर लेता हूं जी। अब सबसे पहले वो कह रहा है री एंटर योर प्रॉपर्टी डिटेल्स प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। इधर आपने प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या चीज़ है, वो हाउस है, वो प्लॉट है, वो फ्लैट है। तो जनाब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूंगा और हमारे केस में है जी ये प्लॉट, तो इधर प्लॉट लिख दूंगा। आगे वो कह रहा है प्रॉपर्टी टाइप, नीचे आ रहा है जी सिलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप और साथ में ड्रॉप डाउन गिवन है। वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी की टाइप कौन सी है, रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, एजुकेशनल है, व्हाट्सएवर। तो जनाब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। तो क्योंकि ये मेरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्लॉट है तो प्लॉट ऑब्वियसली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगा, तो इधर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मेजरमेंट यूनिट, ये ऊपर भी आपकी जो प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रही होंगी पिछले साल की, इधर भी आपका मेजरमेंट यूनिट और एरिया दिया होगा। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो मेरा मेजरमेंट यूनिट होगा इधर से सिलेक्ट कर लूंगा। अच्छा जी, हमारे केस में स्क्वायर यार्ड्स है तो स्क्वायर यार्ड सेलेक्ट कर लूंगा। आगे वो कह रहा है स्क्वायर यार्ड, एंटर स्क्वायर यार्ड्स।
जितने स्क्वायर यार्ड की आपने लास्ट टाइम में प्रॉपर्टी ऐड की थी वो आपने इधर ऐड कर देना है। तो जनाब ये मेरा पर्टिकुलर जो प्लॉट था ये 200 स्क्वायर यार्ड का था, तो 200 स्क्वायर यार्ड मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है डिक्लेयर कॉस्ट, और नीचे बॉक्स में कह रहा है एंटर अमाउंट। ये जो आपका प्लॉट था इसकी वैल्यू कितनी थी? तो जो मेरी लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न थी उसमें मैंने इसकी वैल्यू डिक्लेयर की थी 40 लाख, तो 40 लाख लिख देता हूँ जी। तो ये मेरी एक प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो कंप्लीट हो गई। फर्दर नीचे चलता हूँ। कंट्री हमारी पाकिस्तान ही है, प्रोविंस स्लैश टेरिटरी, जो आपकी प्रॉपर्टी है ये किस प्रोविंस में है, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। हमारे केस में पंजाब है तो पंजाब सेलेक्ट कर लूंगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। डिवीजन, आपकी डिवीजन कौन सी है, मुल्तान है, लाहौर है, व्हाट्सएवर, तो हमारे केस में ये प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है मुल्तान में, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और इधर से मुल्तान सेलेक्ट कर लूंगा। अच्छा डिवीजन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद वो कह रहा है सिटी, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप इधर से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। एज इट इज सिटी के बाद वो पूछ रहा है एरिया। अब देखें ना सिटी के अंदर भी डिफरेंट मोहल्ले होते हैं, डिफरेंट टाउन्स होते हैं, तो आप इधर एरिया लिख दें। अब शुजाबाद है, शुजाबाद के अंदर डिफरेंट टाउन्स होंगे तो आप उनका नाम लिख लेंगे। और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका कंप्लीट एड्रेस इधर आ जाएगा। प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखने के लिए ऊपर भी आप जा सकते हैं, तो ऊपर चलता हूँ। तो ये जो मेरी प्रॉपर्टी डिटेल्स आ रही थी लास्ट ईयर, ये कॉपी कर लूंगा प्रॉपर्टी डिटेल्स में से। इसके बाद फर्दर नीचे चलता हूँ जी, और ये जो एड्रेस लाइन है एंटर एड्रेस, इधर इसको पेस्ट कर दूंगा। अच्छा जी मेरी प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड हो गई हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी ऊपर चलता हूँ जी। री एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स 2x2, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई जी। वी हैव डिस्प्लेड योर प्रीवियसली एडिड प्रॉपर्टी डिटेल्स बिलो, प्लीज री एंटर प्रॉपर्टी डिटेल्स सो डैट आवर रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट अपडेटेड एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो जैसे हमने पहली प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड की ऐसे ही हम दूसरी प्रॉपर्टी की डिटेल ऐड कर लेंगे। तो ये मेरी प्रॉपर्टी देखें जी, ये एग्रीकल्चर टाइप है। पहली मेरी इंडस्ट्रियल कमर्शियल रेजिडेंशियल थी और ये मेरी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ जाएगी, 2 कनाल 10 मरला है और एरिया आ जाएगा। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। री एंटर योर प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, तो इधर आप लिख दें जी एग्रीकल्चरल लैंड या एग्री लैंड लिख दें। प्रॉपर्टी टाइप, सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा इधर से, और इधर से एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लूंगा, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं और ये देखें जी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी आ गया। मेजरमेंट यूनिट, तो हम इसको केनाल में करेंगे, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूं और इधर से केनाल सेलेक्ट कर लूंगा। एंटर केनाल, तो हमारे केस में 2 केनाल है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। डिक्लेयर्ड कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हमने डिक्लेयर की थी लास्ट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, तो हमने इसकी कॉस्ट डिक्लेयर की थी 4,75,000। फर्दर नीचे चलूंगा जी। कंट्री आ गया प्रोविंस स्लैश टेरिटरी, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, पंजाब है जी। फर्दर नीचे चलता हूँ। डिवीजन मुल्तान, सिटी हमारी शुजाबाद थी, एरिया आपके टाउन का नेम आ जाएगा जहाँ पे आपकी लैंड है, तो एरिया लिख लेता हूँ जी। और आगे कंप्लीट आपकी एड्रेस लाइन आ जाएगी, तो एड्रेस लाइन लिखने के लिए ऊपर चलता हूँ जी, और ये जो आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स के नीचे जो एड्रेस लाइन आ रही है इसको कॉपी कर लूँगा। फर्दर एंड पे चलूँगा जी और ये एंटर एड्रेस में अपनी एड्रेस लाइन ऐड कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे वेल स्टेटमेंट पे ले जाएगा जी। ऊपर चलता हूँ, ये देखें जी वेल स्टेटमेंट। योर पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, प्लीज रिव्यू योर पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिलो एंड अपडेट देम टू रिफ्लेक्ट देयर स्टेटस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025। ये 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025 तक। ये आपके तमाम एसेट्स इन पाकिस्तान आ रहे हैं। फर्दर नीचे चलता हूँ जी, ये आपके टोटल एसेट्स आ रहे हैं और नीचे आपकी तमाम लाइबिलिटीज आ रही हैं, लाइबिलिटीज इन पाकिस्तान, टोटल लाइबिलिटीज। और उसके बाद आ रहे हैं आपके नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपकी बनती है जी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। 13 मिलियन में से आप 6,537 निकालेंगे तो 13.558, पहले आ रहा है 13.564 और इसमें से 6,000 निकल जाएंगे तो ये बन जाएगा 13.558। अच्छा जी ऊपर चलता हूँ। अब ये जितने भी एसेट्स आ रहे हैं, कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट्स, मोटर व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, प्रीशियस पोजेशन। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। रिसीवेबल्स, एनी अदर एसेट्स, हाउस होल्ड इफेक्ट, आपके पर्सनल आइटम, ये सारी पिछले ईयर से आ रही हैं, पिछले ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, क्योंकि इस टैक्स पेयर ने 2024 की रिटर्न फाइल की हुई है और 2024 वाले ही एसेट्स इधर कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो जनाब ऊपर चलता हूँ। सबसे पहले आ रहा है आपके पास कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड आपके पास था जी 2 मिलियन और ये लास्ट ईयर से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब ये देखें ये बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आपसे फर्दर डिटेल नहीं मांगेगा। आप सिंगल क्लिक के साथ ये जो अपना कैश इन हैंड है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मेरा कैश इन हैंड जो अपडेट हो गया। साथ साथ वो बताएगा भी जी डिक्रीज इन नेट एसेट्स, योर नेट एसेट्स हैव डिक्रीज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025 के दौरान जो मेरे नेट एसेट्स हैं वो 6,06,000 से डिक्रीज कर गए क्योंकि मैंने कैश इन हैंड कम कर दिया। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। अब ये जितने भी अकाउंट हेड्स आ रहे हैं जिनके साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, ये देखें, इसका मतलब ये है कि इधर हमने फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको पता है कि बैंक अकाउंट्स के केस में आपने आईबैन दिया हुआ है, तो ये आपका 9,08,283 2024 से आ रहा है क्योंकि सिस्टम ने हमें चेंज नहीं करने दिया जब हमने आईबैन एंटर किया था। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे,
ये जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक करूंगा, आपका आईबैन आ जाएगा, आपका अकाउंट टाइटल आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ ये पेंसिल बनी हुई है, जब हम इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एडिट करने देगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप इसको डिलीट कर दें तो ये डिलीट का बटन बना हुआ है। जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। यस करेंगे तो ये रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और आपको दोबारा से बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो जनाब पेंसिल पे क्लिक करूंगा, एडिट बैंक अकाउंट डिटेल्स, वही पूछ रहा है जी 24 डिजिट्स का अपना आईबैन ऐड करें और क्लोजिंग बैलेंस प्रोवाइड करें। तो आईबैन हमने प्रोवाइड कर दिया था, क्लोजिंग बैलेंस हमने अपडेट नहीं था किया। तो ये जो अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस के नीचे लाइन आ रही है इधर क्लिक करूंगा और इधर जो अपना अपडेटेड बैलेंस है वो ऐड कर दूंगा। इसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं जी, तो ये देखें मेरा बैलेंस 9,08,000 से 1,00,000 अपडेट हो गया। मोटर व्हीकल्स ये भी मेरी प्रीवियस ईयर से आ रही है। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं, ये देखें गाड़ी का नंबर आ रहा है, कितने सीसी की है और कौन सा मॉडल है। तो मोटर व्हीकल्स की डिटेल को हाइड कर देता हूं। प्रॉपर्टी अभी हमने दोबारा री एंटर किया है, तो इसको देखने के लिए ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। ये देखें 2 प्रॉपर्टीज आ रही हैं, एक प्लॉट है एक एग्री लैंड है, और अभी इसकी हमने डिटेल्स ऐड की है सारी। तो जिसको श्रिंक कर लेता हूं जी। इन्वेस्टमेंट्स, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, कोई हमने इन्वेस्टमेंट ऐड नहीं की हुई, कोई हमने शेयर, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, डेट्स कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। प्रीशियस पोजेशन, तो प्रीशियस पोजेशन में आपका ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए ज्वेलरी आ रही है गोल्ड 2916, तो ये प्रीवियस ईयर से ऐड किया हुआ है। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी। रिसीवेबल्स कोई नहीं आ रहे, एनी अदर एसेट्स आ रहे हैं, तो देख लेते हैं जी इसकी डिटेल। तो इसकी डिटेल जो है हिडन है, इसकी डिटेल देखने के लिए आपको पिछले साल की रिटर्न देखनी पड़ेगी। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस कोई नहीं आ रहा जी। इक्विपमेंट नॉन बिजनेस से मुराद ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो आप बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे। जैसे घर में आपने ग्रास कटर मशीन रखी हुई है, वो स्पेसिफिकली आपने घास काटने के लिए रखी हुई है, या स्विमिंग पूल है आपका, आपने उसको क्लीनिंग के लिए टूल्स रखे हुए हैं, कोई मोटर वगैरह लगाई हुई है व्हाट्सएवर, तो इस तरह के टूल्स आ जाएंगे। एनिमल नॉन बिजनेस, आपने दूध वगैरह के लिए कोई गाय भैंसें रखी हुई हैं, आपने कोई एक्सपेंसिव डॉग रखा हुआ है, आपने कोई कैट रखी हुई है, तो इसकी वैल्यू जो है आप इस कॉलम में ऐड कर देंगे। हाउस होल्ड इफेक्ट, हाउस होल्ड इफेक्ट में आपका फर्नीचर आ जाएगा, आपके किचन की आइटम्स आ जाएंगी। पर्सनल आइटम्स में आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपके एयरबड्स, व्हाट्सएवर जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो आ जाएंगे जी। अच्छा जी, ये जो टैब्स हैं जिनके साथ ये ड्रॉप डाउन नहीं बना हुआ, इधर आप फर्दर डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। आप सपोज करें कि हाउस होल्ड इफेक्ट 5 लाख है, मैं इसको 6 लाख कर देता हूँ, कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये देखें इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। पर्सनल आइटम्स, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, अमाउंट ऐड करूंगा और कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये देखें 7.5 लाख हो गया, नीचे भी मेरी अमाउंट जो है चेंज हो गई। अच्छा जी, अब जिन आइटम्स के साथ ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, इनको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जनाब ऊपर चलूंगा। अच्छा जी, ऊपर बता रहा है मेरे डिक्रीज इन नेट एसेट्स, योर नेट एसेट्स हैव डिक्रीज्ड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2025, 1 मिलियन के मेरे नेट एसेट्स कम हो गए, क्योंकि बैंक अकाउंट का बैलेंस मैंने तकरीबन 7 लाख से कम कर दिया है, कैश इन हैंड कम कर दिए। अच्छा जी, अब जिन आइटम्स के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है ये देखें, इनको ऐड करने के लिए आपको ऐड आइटम्स पे जाना पड़ेगा। ये जो ऊपर आ रहा है ना आपके पास ऐड आइटम्स, अब जैसे कैश इन हैंड है, अब इधर सिर्फ फिगर लिखनी है आपने, चाहे 1 करोड़ चला जाए। लेकिन बैंक अकाउंट्स हैं तो बैंक अकाउंट्स को बारी बारी ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऐड आइटम्स में। अब देखिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं आ रहा, अगर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं मैं तो ये देखिए खाली है। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स के नीचे कुछ ऐड करना है तो मुझे ऐड आइटम्स पे जाना पड़ेगा। अब बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में मेरा एक बैंक अकाउंट है, अगर मैंने 2-3 बैंक अकाउंट ऐड करने हैं तो मुझे ऐड आइटम पे जाना पड़ेगा। गाड़ी है जी, मेरी एक गाड़ी ऐड है और एक बाइक एडिड है, अगर मुझे मल्टीपल गाड़ियां और बाइक्स ऐड करनी है तो दोबारा मुझे ऐड आइटम पे जाना पड़ेगा। एज इट इज प्रॉपर्टी के केस में है, प्रीशियस पोजेशन के केस में है, एनी अदर एसेट्स के केस में। तो जी एक बैंक अकाउंट और ऐड कर लेते हैं। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए प्लस ऐड आइटम पे क्लिक करूंगा। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है चूज एसेट कैटेगरी, बैंक अकाउंट, मोटर व्हीकल, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, प्रीशियस पोजेशन, रिसीवेबल, एनी अदर एसेट। तो जिन जिन एसेट्स के साथ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा था, जैसे ये देखें बैंक के साथ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, तो उस कैटेगरी में फर्दर एसेट्स ऐड करने के लिए हमें ऐड आइटम पे क्लिक करना पड़ेगा। अब सपोज कर लें कि मैंने नया बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो ये बैंक अकाउंट के साथ ये जो राउंड सर्कल बना हुआ है इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने राउंड सर्कल पे क्लिक किया, मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन जो है अवेलेबल हो गया, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आगे वो कह रहा है जी एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्लीज एंटर दी 24 कैरेक्टर आईबैन फॉर योर बैंक अकाउंट एंड प्रोवाइड द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑफ 30 जून 2025। तो मेरे से आईबैन मांग रहा है 24 डिजिट्स का और मेरे से क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है, तो जनाब आईबैन ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, मैंने आईबैन ऐड कर दिया, उसके बाद वो कह रहा है अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून 2025 का, वो बैलेंस ऐड कर दूंगा।
इसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। बैंक अकाउंट वेरीफाइड, योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, बैंक का नेम आ जाएगा, अकाउंट टाइटल। तो अकाउंट टाइटल से भी आपको पता लग जाएगा जी कि ये आपका ही बैंक अकाउंट है, और नीचे आईबैन आ जाएगा जो आपने आईबैन लिखा हुआ है। इसके बाद सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें जी, पहले मेरा बैलेंस 1 लाख था, अब मेरा बैलेंस हो चुका है 4,54,076 रुपये, यानी कि मेरा एक नया बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। अगर मैं इसे क्लोज करूं, इसके बाद मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी, ये बैंक अकाउंट्स के साथ जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है। तो ये देखें, एक बैंक में मेरा बैलेंस था 1 लाख और दूसरे बैंक में मेरा बैलेंस आ रहा था 3,54,076 रुपये, और टोटल मेरा बैलेंस हो गया 4,54,076 रुपये। तो इसे मिनिमाइज कर देता हूँ जी। ऐसे ही जी मोटर व्हीकल ऐड कर लेता हूँ। मोटर व्हीकल में आपकी गाड़ी आ जाएगी, आपकी बाइक आ जाएगी, आपकी वैन आ जाएगी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ जी। अब ये मेरे पास दो मोटर व्हीकल्स आ रही हैं, एक मेरे पास गाड़ी थी, एक मेरे पास बाइक थी। अब बाइक की डिटेल्स वो ठीक नहीं उठा रहा, तो बाइक की डिटेल्स को एडिट करने के लिए जो पेंसिल है इसका मैं यूज़ करूंगा। जैसे ही मैं पेंसिल पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एडिटेबल फॉर्म में ले जाएगा। तो पेंसिल पे क्लिक करता हूँ जी। तो ये देखें, व्हीकल डिस्क्रिप्शन, इधर बाइक की डिस्क्रिप्शन लिख दें आप, कितने सीसी की है और कौन सी कंपनी है। ये जी मैंने व्हीकल की डिस्क्रिप्शन लिख दी, नीचे उसका नंबर आ जाएगा, तो नंबर लिख लेता हूँ। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा। अब देख लेते हैं कि मेरी बाइक का नंबर अपडेट हुआ है कि नहीं। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा मोटर व्हीकल्स के साथ। तो जी जो मेरी बाइक है उसका नंबर अपडेट हो चुका है। मिनिमाइज करूंगा इसे। ऐसे ही अगर आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो ऐड आइटम्स पे क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी, प्रॉपर्टी की आपने डिस्क्रिप्शन दे देनी है कि प्लॉट है, हाउस है, व्हाट्सएवर। तो हाउस लिख देता हूँ जी। प्रॉपर्टी टाइप, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा जी। ये हमारी है जी रेजिडेंशियल। मेजरमेंट यूनिट, मरला है, केनाल है, स्क्वायर फीट है, स्क्वायर यार्ड है, व्हाट्सएवर। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा और जो भी आपका मेजरमेंट यूनिट होगा, सपोज कर लें हमारे केस में मरला है तो मरला सेट कर लूंगा। मरला के नीचे वो कह रहा है एंटर मरला, तो 5 मरला। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। आगे वो कह रहा है डिक्लेयर्ड कॉस्ट। अब सपोज कर लें कि ये हमने खरीदा था 25,60,000 का, तो ये मैंने इसकी कॉस्ट ऐड कर दी। कंट्री पाकिस्तान है। प्रोविंस सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है जी सिलेक्ट प्रोविंस स्लैश टेरिटरी। तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, प्रोविंस आ जाएगा पंजाब। ऐसे डिवीजन सेलेक्ट कर लूंगा। हमारे केस में थी जी मुल्तान, तो एम लिख के मुल्तान पे पहुंच जाऊंगा। सिटी शुजाबाद आ जाएगी। एरिया आ जाएगा जी, कौन से एरिया में आपका घर है, कौन सी लोकेलिटी में। आप देखें ना, शुजाबाद में डिफरेंट एरियाज होंगे, डिफरेंट टाउन्स होंगे, तो अपने टाउन का नाम लिख लें। और नीचे एड्रेस लाइन में आपने कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है। इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करूंगा जी। तो ये मेरी एक और प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब ये देखें, प्रॉपर्टी मेरी पहले 4 मिलियन की थी, अब मेरी प्रॉपर्टी बढ़ के 7 मिलियन की हो गई है। अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ, पहले मेरी दो प्रॉपर्टीज आ रही थी, 40 लाख की और 4,75,000 की। अब मैंने एक हाउस भी ऐड कर दिया, ये देखें 25,60,000 का। फर्दर नीचे चलता हूँ जी। इन्वेस्टमेंट्स, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप उसकी डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, आपने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, आपने टीडीआर में इन्वेस्टमेंट की हो सकती है। तो ऊपर चलता हूँ जी। एज इट इज़ इन्वेस्टमेंट को ऐड करने के लिए भी आप सिंपली ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी इन्वेस्टमेंट के साथ ये जो राउंड सर्कल है इस पर मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इन्वेस्टमेंट की डिस्क्रिप्शन लिख देंगे आप, टीडीआर है, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, व्हाट्सएवर। तो आपने पूरी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नंबर, जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका अकाउंट नंबर लिख देना है। जैसे अगर आपने किसी लिस्टेड एंटिटी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो सीडीसी की स्टेटमेंट आ जाएगी, सीडीसी का अकाउंट नंबर आ रहा होगा। आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपका म्यूचुअल फंड का एक अकाउंट नंबर होगा। टीडीआर में इन्वेस्टमेंट है तो उसका भी नंबर होगा जी, और आगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगी। और ये सारी डिटेल्स दे के सिंपली आप इसको सेव कर देंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ जीरो आ रही है वहाँ इसकी अमाउंट आ जाएगी।